अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। पाकिस्तान को T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वनडे सीरीज में पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे रिजवान, बाबर, उनकी वापसी हुई है। नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो वो अपने 6 से 7 अहम प्लेयर से महरूम है। मैट हेनरी भी अनफिट हुए, फिर केन विलियमसन भी जो है वो वनडे सीरीज के लिए दस्तियाब नहीं है। तो पाकिस्तान की टीम क्या एक अच्छा कमबैक कर पाएगी वनडे सीरीज में, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान की 11 क्या हो सकती है इस पहले वनडे मैच के लिए, उसके हवाले से भी कुछ आपको इनसाइड स्टोरी देंगे। और इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जिन्हें पुराने में अपडेट कहते हैं। रऊफ, T20 सीरीज की बात थोड़ी सी पहले मैं आपसे कर लूं, चूंकि आपसे इत्तेफाक से हो नहीं पाई थी, बट जो हमने फैसले लिए, आप भी इस चीज़ के हामी थे, मुझे याद है कि कुछ यंगस्टर्स को ट्राई आउट करना चाहिए। बट फिर सवालात ये उठे कि क्या सब यंगस्टर्स को एक साथ ट्राई आउट करना सही फैसला था? आपकी ओपिनियन क्या है जो हमने स्क्वाड सिलेक्शन की और फिर जो परफॉर्मेंस रही T20 सीरीज में? देखिए, बेसिकली इशू ये नहीं है, इशू है ग्रास रूट पे। आपके जो प्रॉब्लम्स आपको जो आपके ग्रास रूट पे फेस करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो पाकिस्तान टीम में भी जो प्रॉब्लम है वो नजर आ रहे हैं जी। असल चीज में इनसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन ही रही, ना किसी विजन पे काम कर रहे हैं। एकदम या तो सारे सीनियर प्लेयर्स ले आते हैं या फिर ये सारे के सारे जूनियर्स ले आते हैं। लॉन्ग टर्म इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी जड़ें नहीं है, सिस्टम में इतनी मजबूत नहीं है। फिर जो ऊपर आपके चेयरमैन वगैरह या जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, उनको क्रिकेट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और उनको फिर ये जिस तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ये हमारे जो एक्स लेजेंड्स हैं वो बताते हैं, वो उसी तरीके पे अमल करना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका पूरा सिस्टम डिजास्टर का शिकार हो जाता है जी। तो आप देखेंगे डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है, किसी भी प्लेयर को या बच्चों को अगर साथ रख के चलना है तो उनको ये होता है कि जो आपकी सीनियर टीम है उसमें 1-2 या एक बच्चा उसको साथ रखें, उसको इंडल्ज करें, फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनको चांसेस वगैरह देते जाएं और फिर थोड़े अरसे के बाद वो ग्रूम होके आपका पार्ट एंड पार्सल बन जाती है। फिर दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपकी टेक्निक देखी जाती है कि कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट क्रिकेट में वो कामयाब होंगे, उनकी टेक्निक्स क्या है। जब आप पे बॉल के प्लेयर्स पकड़ेंगे और फिर एक नए लड़कों का बार दफा तो आप ऐसे जो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह शादाब खान है, जिस तरह बाबर आजम है, जिस तरह आपका वो शाहीन अफरीदी है, जिस तरह और बाकी है फहीम अशरफ है, या 5-6 और लड़के जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 3-4 साल से, वो उनको आप या तो आप उनको लगातार ऑब्लाइज करते जाते हैं और उनको किसी मैच में बाहर नहीं बिठाते, या फिर बिल्कुल उनको ड्रॉप करके सारे नए लड़के शामिल कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो चीजें हैं वो रॉन्ग है। इसका मतलब है कि आपकी प्रोसेस, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे इसी तरह मैं मोहम्मद अली की आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप उसका डिपार्टमेंट है सुई गैस, वो 7 मैचेस अनफिट बाहर बैठा रहा और फिर उसकी जो एज है वो T20 क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है एज ए फास्ट बॉलर। अगर आपने उसको खिलाना लॉन्ग टर्म फॉर्मेट में उसको ट्राई करेगा, ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज बाहर कर दें। आपने उसको एक मैच वो फर्स्ट क्लास का खेला अपने डिपार्टमेंट से, 7 मैचेस वो बाहर बैठा, आपने उठाया उसको न्यूजीलैंड T20 में सिलेक्ट कर दिया, जो उसका वहां पे ऐसे रूप आपके सामने है। अभी आपने फहीम अशरफ को फ्रॉम नोवेयर पकड़ के चैंपियन ट्रॉफी में डाला और फिर बगैर किसी परफॉर्मेंस के उसको फिर लिंगर और कर रहे हैं स्टुअर्ट पे, फिर उस्मान खान को बगैर किसी परफॉर्मेंस पे आप 2 साल पे कैरी कर रहे हैं। तो इसमें फिर डाउट तो आते हैं कि इनकी क्या बेसिक वजह है। शादाब खान आ गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के आया, शाहीन पिछले 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं, सारे फॉर्मेट में सारे मैचेस खेलता जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क तो आता है कि आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या, आपका विजन क्या, और आप क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मोटिव्स अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही और डिटेल तस्वीर किया। मैं एक सवाल करूंगा फिर वनडे सीरीज पे चलते हैं। हसन नवाज, अब एक ही मैच हम जीते, वेरी एक्सप्लोसिव 100, लकी भी थे, लेकिन फिर 3 मैचेस में 0 पर आउट, एक मैच पे 1 रन पे आउट। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या एक वंस इन अ ब्लू, मैं फ्लूक का वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट, लेकिन लोग इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आप उनकी सेंचुरी और फिर 3 जो बाकी 0 हैं, एक, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये प्रोसेस फिर इसी तरीके से चलेगा ना, जब आप टेक्निकली प्लेयर्स को आप जाया कर देंगे। आप, मेरा नहीं ख्याल कि हसन नवाज के टेक्निकली कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, या फिर उसको इतनी जल्दी आपने उसको बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्लेयर ड्राफ्ट पॉलिश किया, आपने इंटरनेशनल लेवल पर उतार दिया, तो उसमें आगे डैमेज किसका होगा? अगर 4 मैचेस में एक में उसका लगता है, उसमें वो स्कोर कर देता है, बाकी 5 में तो पाकिस्तान उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हारेगा, तो उसका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? टेक्निकली जो साउंड प्लेयर्स होते हैं वो तो 1 या 2 मैचेस में फ्लॉप होते हैं, बाकी 10 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस होती है। आपने देखें कि आपके पास शायद ज्यादा फरहान का इस सीजन में उसने 600 रन कर दिए 6 मैचेस में, उसकी 165 का स्ट्राइक रेट था उसका,
आपने उसको जिस तरीके से उसको आपने जाया किया है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि एक ओपनर है, आप उसको कभी नंबर 6 पे भेज रहे हैं, कभी शाहीन अफरीदी उससे पहले वो उठा के बैट लेके आ जाता है, कभी शादाब को उससे पहले भेज रहे थे। उसको जिस तरीके से 6-7 मैच आपने खिलाए हैं, तो ये तो आप प्लेयर बना नहीं रहे, आप प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे हैं। फिर हसीबुल्लाह खान आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल थी, 3-4 साल में वो परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। जिस तरीके से उसको ट्राई किया गया पाकिस्तान टीम में, वो इंतहाई फजूल तरीका था जिस तरीके से उसको चांसेस दिए गए। तो आप देखें कि ये जो नॉन टेक्निकल प्लेयर था, आप इनको ब्लेम नहीं दे सकते, आप ब्लेम देंगे सिलेक्शन कमेटी को कि आपने टेबल क्रिकेट से प्लेयर उठाए, उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर दिया। देखिए किसी इंटरनेशनल जो क्रिकेट होती है इसके एक एथिक्स होते हैं, उसकी मोरालिटी होती है। कम अज कम मेरे प्लेयर्स को ये तो सिखा दें कि आपने अंदर बिहेव किस तरीके से करना। जिनको शर्ट नहीं पहननी आती इंटरनेशनल लेवल पे, शर्टें बाहर करके वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको यही तमीज नहीं है कि आपने किस तरीके से जो आपने कपड़े पहनने हैं क्रिकेट खेलने वाले, और उनको किस तरीके से आपने लेकर चलना है, हैंडल करना है। तो आप उनको टेबल से उठा के गैर कोई एथिक्स का उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल रहे हैं, तो इससे डिजास्टर आप दुनिया में तमाशा लगा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है, रोफ आपने बात की ग्रास रूट लेवल की। अब न्यूजीलैंड तकरीबन 60-70 लाख जो है ना, वो मतलब उनकी आबादी नहीं है, लेकिन कैसा टैलेंट आ रहा है। देखें साइफर्ट हो, एलन हो, हे खेल रहे हैं, इसी तरह मार्क चैपमैन है उनके पास, ग्लेन फेलिप्स हैं, डैरल मिचेल हैं। रऊफ, क्या वो ऐसा कर रहे हैं कि इतनी कम आबादी में भी इतने ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइकर और इतने क्वालिटी स्ट्राइकर? दूसरा, हमारे पास चंद एक स्ट्राइकर भी हैं तो वो गेंद कहीं मारते हैं, जाती कहीं हैं, जो हमने देखा है। टेक्निक उनकी कोई जो कहते हैं ना हेड स्टेल करना, आई एम नॉट अ क्रिकेटर बट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आप कमेंटेटर्स बात करते हैं कि हेड स्टेल पोजीशन होनी चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, गेंद की लाइन में आके आप हिट करें। हम डोमेस्टिक में क्या ऐसा करें रऊफ के कम से कम चले हमें बहुत सारे पावर रिटर्न ना सही कोई 1-2 ही मिल जाए? देखिए बेसिकली ये चीज है कि जो आपने न्यूजीलैंड का कंपैरिजन किया पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट कि उनकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है पाकिस्तान के पास, और उनके पास और भी काफी ज्यादा रग्बी उनकी मेजर गेम है, सोकर और बेशुमार गेम्स है उनके पास। मगर फिर भी उनकी क्रिकेट इसलिए स्ट्रांग हो रही है कि काफी अच्छे से वो 6 टीमों पर रिलाई कर रहे हैं, और 6 टीमों के जो उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसमें पहले उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर आता है, टूर्नामेंट आता है, उसके बाद फिर वनडे टूर्नामेंट आता है, फिर उन्होंने अभी थोड़े अरसे से 8-10 साल से T20 क्रिकेट को भी अपना साथ शामिल किया। फिर उनका जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, वो क्लब स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। उसमें प्लेयर्स की ग्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है कि कौन सा प्लेयर किस ग्रेड का है, उसको बेसिकली किस तरीके से ग्रास रूट से पिक करना है, फिर अंडर 16 अंडर 15 लेवल में उसकी स्टार डेवलपमेंट करनी है, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन वाइज, बायोमैकेनिक वाइज, हर चीज पे वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इस वजह से फिर जब उनका प्लेयर उनकी नेशनल टीम में आता है तो वो एक आपको कंप्लीट प्लेयर नजर आता है, एक प्रोसेस से होके वो निकला होता है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का आप देखें तो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है आपका वो शटल है। वो कभी एक कोई चेयरमैन आता है, वो अपना स्ट्रक्चर लेके आ जाता है, सारा सिस्टम चेंज कर देता है, फर्स्ट क्लास इनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, फर्स्ट क्लास हो रहा होता है, उसके दरमियान में T20 करा देते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर कोई और टूर्नामेंट करवा देते हैं। फिर एक दिन पहले आप ट्रायल ले रहे होते हैं, अगले दिन टीम बनाते हैं HCC की और उसको फर्स्ट क्लास में इंडल्ज कर देते हैं। यानी कि सीरियसनेस है ही नहीं है, ये लीस्ट बॉदर करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे जिसपे पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर खड़े होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है कि आपके जो जितने भी कोचिंग स्टाफ है वो सारे इलिटरेट है। और जो ग्रास रूट आपने पूछा ना कि सबसे बेसिक चीज जो आपका चेयरमैन है उसको क्या काम करने वाला, उसको आपको कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम पे देखना पड़ेगा कि वो कौन है, वो फर्दबाज कौन आदमी है जिसको चला रहा है, वो किस तरीके से सर्टिफिकेट बांट रहा है। जो जाहिल आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं जिनकी मैट्रिक एजुकेशन नहीं है, जो एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते, वो कैसे लेवल 2 या लेवल 3 वो क्वालिफाइड उनको कोचिंग कोर्सेज वो करवा रहा है। इसका मतलब है या तो करप्शन है, या रिश्वत चल रही है, या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से सारे का सारा आपका सिस्टम बर्बाद हो रहा है। वो जब कोचेज सिफारिश पे वो कोचिंग सर्टिफिकेट लेकर आते हैं तो वो नीचे बच्चों की क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या वो उनके बायोमैकेनिक्स ठीक कर सकते हैं, क्या वो उनको न्यूट्रिशन वाइज उनको गाइड कर सकते हैं, क्या उनको साइकोलॉजिकल वो अपब्रिंगिंग कर सकते हैं उनकी, क्या वो उनको कारआमद एक प्लेयर बना सकते हैं पाकिस्तान टीम में, क्या वो उनको मीडिया हैंडलिंग सिखा सकते हैं, क्या वो जो बाकी रिमूव है जो है आपके एंगल्स वाइज उनको बेहतर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर इस वजह से आपका जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है वो डिजास्टर का शिकार। बिल्कुल ठीक, आपने निशानदेही की, बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको देखना पड़ेगा। पुरान एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो वनडे सीरीज का शुरू हो रही है उसके हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, और फिर इनसाइड स्टोरी की क्या 11 हो सकती है, और रऊफ का तज्जिया भी कि वनडे स्क्वाड में एक्सपीरियंस मौजूद है तो क्या वनडे सीरीज में हम अच्छा कमबैक कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, यानी कि आज रात 3 बजे यह मैच शुरू होगा। और पाकिस्तान टीम की 11 क्या हो सकती है, पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन से उतरेगा, हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा के साथ पहले हम इनसाइड स्टोरी हासिल करते हैं, फिर रऊफ का तजिया इस 11 पे हासिल करेंगे। गुलाम मुर्तजा, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब चूंकि सीनियर प्लेयर वापस आ गए तो 11 में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, सीनियर प्लेयर्स की वापसी हुई है और 11 में भी शामिल होंगे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये टीम का हिस्सा होंगे। और क्योंकि इमामुल हक को भी टीम में शामिल किया गया है तो उनका भी कभी तौर से इम्कान है कि उन्हें भी टीम में शामिल किया जा सकता है। अब्दुल्ला शफीक भी इस टीम में, उनकी भी वापसी हुई है और चैंपियन ट्रॉफी का वो हिस्सा नहीं थे, उनकी भी वापसी हो सकती है। जो फास्ट बॉलर थे, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, उनको वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। नौजवान जो खिलाड़ी हैं, खासकर आकिब जावेद, उनके ऊपर काफी ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। कैंप में भी उनकी जो बॉलिंग थी उन्हें खासा बाउंस मिल रहा था क्योंकि हाईएम एक्शन है, बड़ा जंप है, तो इस वजह से उनको काफी अच्छी जो बाउंस भी लाहौर के पीछे से मिल रहा था, तो उनका भी डेब्यू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो यंग फास्ट बॉलर्स हैं। हारिस रऊफ को टीम का हिस्सा बनाया गया क्योंकि T20 में उनकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर थी और उनको टीम मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया था कि वो हारिस रऊफ को टीम में लेना चाहते हैं, तो वहाँ की कंडीशंस में वो फायदेमंद हो सकते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब, खासकर जो मैनेजमेंट की जानिब से सीनियर प्लेयर को दोबारा से उनका कमबैक करवाया जाएगा और कुछ जूनियर प्लेयर्स को भी मौका। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा आपका। देखते हैं फिर फाइनल 11 पाकिस्तान क्या सिलेक्ट करते हैं। कि रऊफ, आपका क्विक मैं इस पे एनालिसिस चाहूंगा। आकिब जावेद हो, मोहम्मद वसीम जूनियर कर रहे हैं, 2023 के वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, फिर इंजर्ड हो गए। सुफियान मुकीम तो अगर हम खिलाना चाहें तो वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उनको सिर्फ एक मैच मिला। तो इस ये जो यंग लॉट अब हमारी उतरेगी, शाहीन वनडे से ड्रॉप कर दिए गए। रऊफ, आपकी क्या ओपिनियन है? आकिब जावेद को हमने कुछ बॉलिंग करते हुए देखा है डोमेस्टिक में, वसीम जूनियर तो इंटरनेशनल खेले हुए हैं, आप है पोटेंशियल आपके ख्याल में इनमें? देखिए, नंबर 1 तो ये जो आपके सीनियर प्लेयर उनकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे के सारे अब इनका वावेला बचाने का फायदा कोई नहीं है। अब इनकी हमें रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी या फिर इनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में सारे के सारे शामिल जो 5 जून में आप चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गए, उससे पहले जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी सारे सीनियर प्लेयर आपके शामिल थे, आप पहले राउंड से बाहर हो गए। एशिया कप में आप बाहर हो गए, फाइनल में नहीं पहुंच सके 4 टीमों में। उसके बाद अमेरिका में जो उसमें भी आपके सारे जो प्लेयर्स शामिल थे तो आप बाहर हो गए, फायदा क्या हुआ इनका? तो मेरा तो इनकी ख्याल से उनका क्या पता है, तो इनकम्पिटेंसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इनका उनके पास रिप्लेसमेंट प्लान कोई नहीं है और वैसे जिस पे अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वहां से एक प्लेयर ऐसा नहीं निकाल सकते जिनको रिप्लेस करे और फिर बार बार इनको लाना पड़ता है। दूसरी जहां तक आपने इनकी बात की है कि जो वापस कम बैक कर रहे हैं, देखिए ना ये बैड परफॉर्मेंस पे बाहर हुए, आप उसका लगा लें इमामुल हक से शादाब खान, शाहीन अफरीदी और सबका हारिस रऊफ वगैरह देख लें, सब बैड परफॉर्मेंस पे बाहर हुए, वसीम जूनियर वगैरह ये सब। मगर वापस जब आते हैं तो फिर उनकी जो परफॉर्मेंस का सिलसिला वही से शुरू होता है जहां से वो बाहर हुए थे। इमामुल हक वापस आया, क्या परफॉर्मेंस? 0 परफॉर्मेंस। शादाब खान वापस आया, 0 परफॉर्मेंस। शाहीन अफरीदी की 0 परफॉर्मेंस। अब ये बाबर आजम भी वापस आते हैं 3-4 दफा बैड परफॉर्मेंस पे, फिर वापस कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मसला ये है कि ना तो आपकी नेशनल अकेडमी डेवलप कर रही है, ना आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो उन पे कोई डेवलपमेंट कर रहा है, तो फिर आप रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास कोई नहीं है। फिर दूसरी नंबर 2 चीज ये है कि आपने फहीम अशरफ को और उस्मान खान को चैंपियन ट्रॉफी में सिलेक्ट किया, वहां पे उनको इस काबिल नहीं समझा कि उनको कोई मैच आप दें, तो जो मैच खिलाफ में परफॉर्मेंस कोई नहीं और फिर आप उनको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं न्यूजीलैंड के में, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस देंगे वहां पे। फिर आपकी 1 महीने का आपके पास विजन या प्लानिंग नहीं है। आपने 1 महीना पहले अनाउंस किया वनडे स्क्वाड जिसमें हारिस रऊफ वगैरह शामिल नहीं थे, उस्मान खान, अब आपने दोबारा एक परफॉर्मेंस को अंडर T20 की परफॉर्मेंस से आप उन दोनों को वापस अपने स्क्वाड में शामिल करने की बातें शुरू कर दी हैं। तो ये कोई अजीबोगरीब खिचड़ी मेरे को ये समझ से बाहर है कि ये किस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी को खुद उसको बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं या उसमें कुछ बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ तजवीज दे रहे हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी के लिए कोई भी ये काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ अपना तजिया पेश कर रहे थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे का आगाज कल से हो रहा है, इस मैच पे भी कल बात करेंगे, लेकिन आखिर में जनाब दिखाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 अप्रैल से शुरू होनी है। फ्रेंचाइज की एक्टिविटीज जारी है। पेशावर ज़ल्मी और EFU जनरल इंश्योरेंस के दरमियान कराची में MOU साइनिंग हुई PSL 10 के हवाले से। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।